नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने दैनिक कार्यों को कर रहे होंगे। देखिए साथियों, आज हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को चैप्टर 5 जो कि विज्ञान सब्जेक्ट से है। और यह दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 6 का विज्ञान है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग आज पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण। तो पदार्थों का जो पृथक्करण है ये किस प्रकार होता है, चलिए जानते हैं। और मैं दोस्तों आप लोग को ये जो 5वां जो चैप्टर है ये मैं एक ही वीडियो में आप लोग का समाप्त कर दूंगा और काफ़ी इजी लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए बता रहा है इसमें कि हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे चाय बनाते हुए चाय की पत्तियों को द्रव से चलनी छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे दोस्तों आप लोग चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी पड़ती है, चाय पत्ती पड़ती है, इलायची पड़ती है और अदरक पड़ता है। तो दोस्तों लास्ट में हम लोग छन्नी का प्रयोग करते हैं जिससे उससे जो बनकर जो चाय है और जो मतलब बड़े बड़े पदार्थ होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो मतलब पानी के जैसे रस आपका मिलता है वो अलग हो जाती है चाय। तो दोस्तों इसमें चैप्टर में हम लोग यही जानेंगे कि हम लोग पदार्थों का जो पृथक्करण है किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसमें देखिए मग से यहाँ पर छन्नी है, छन्नी से छान कर मतलब चाय निकाली जा रही है। इससे चाय की पत्तियों को छलनी से पृथक किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जैसे फसल की कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते हैं। जिस प्रकार देखिए दोस्तों, अगर हम लोग फसल को काटते हैं तो उसमें से जो अनाज होता है और जो भूसा होता है उसको भी हम लोग को पृथक करना पड़ता है, नहीं तो अगर हम दोनों चीज़ खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अनाज को पृथक करते हैं और भूसा को अलग पृथक करते हैं। देखिए इसी प्रकार मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है। जब आप मक्खन अगर आपको चाहिए तो दही का आपको मंथन करना पड़ेगा, उसको महना पड़ेगा, तब जाके मक्खन प्राप्त होगा आपका, उसको घी बोलते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 3 में सीखा कि रेशों से बीजों को किस प्रकार से हम लोग किस प्रकार से बीजों को पृथक करने के लिए कपास को ओढ़ते हैं। देखिए अध्याय 3 में हम लोगों ने जाना, अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। हम लोग उसमें कपास का जो पौधा होता है, एक तरीके से कपास की खेती भी होती है। तो कपास से चूँकि रुई बनती है और रुई से हम लोग अपने गद्दे, तकिया और बेड, एक तरीके से जितने भी चद्दर के सामान हैं रुई द्वारा हम लोग निर्माण करते हैं। तो उसको कैसे पृथक्कृत किया गया है वो अध्याय 3 में हम लोगों ने खूब अच्छी तरीके से बताया है। आगे बता रहा है दोस्तों इसमें कि कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। देखिए आप लोग नमकीन तो खाए ही होंगे, दलिया भी खाए होंगे, पोहा भी खाए होंगे। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकालते होंगे। देखिए दोस्तों जैसे आपको पता चलता है कि इसमें मिर्च है, हाँ, तो आप लोग उसको पहले निकाल लेते हैं। कुछ लोग तो खा जाते हैं लेकिन कुछ लोग निकालना पसंद करते हैं। जैसे आप एक कल्पना करिए कि कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं और आपसे इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक वाले बर्तन में रख देंगे, यह सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस इसमें किस प्रकार से पृथक करना है यही बताया गया है। जैसे आम और अमरूद रखा गया है एक टोकरी में, आपको आम अलग छाट कर रख देने हैं, अमरूद छाट कर अलग रख देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है दोस्तों कि दूध या दही का जो मंथन करके हम लोग मक्खन प्राप्त करते हैं। आगे इसमें बताया है कि ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले जो पदार्थ हैं आम या अमरूद की तुलना में बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। जैसे देखिए आम और अमरूद तो दोस्तों काफ़ी बड़े
पैमाने पे होते हैं, उनका आकार और साइज़ भी बड़ा होता है, तो हम लोग उसको जल्दी जल्दी मतलब पृथक कर सकते हैं। अगर आप ये कल्पना करिए कि उनसे छोटे छोटे अगर उनसे छोटे छोटे पदार्थ हों, तब आप उनको कैसे पृथक करेंगे। तो देखिए, यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा हुआ कोई गिलास दे दिया जाता है और मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीनकर पृथक करने के बारे में एक तरीके से आपके लिए असंभव कार्य होगा। ठीक है, जैसे हम लोग क्रियाकलाप 1 में देखते हैं कि क्रियाकलाप 1 में क्या बताया गया है। तो ऊपर वाला जैसे मैंने रेत और बालू के बारे में बताया है, तो वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा कि जैसे रेड वाला जो बालू है और सफ़ेद वाला बालू है, उसको एक में मिला दिया जाए और उसको आप बोला जाए आपको पृथक करिए, तो आप एक तरीके से परेशान हो जाएंगे और यह जो कार्य है आपके लिए असंभव सा लगेगा। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे क्रियाकलाप 1 के बारे में। जैसे इसमें बताया है कि 5.1 के कॉलम 1 में पृथक्करण के कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक्करण करने के उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंग को कॉलम 2 में तथा 3 में दिया गया है। यद्यपि जो कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई हैं, क्या आप प्रत्येक इसमें बता रहा है क्या आप प्रत्येक प्रक्रम को उसके उद्देश्य तथा पृथक्कृत अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए साढ़े दिया है 5.1, इसमें लिखा है कि हम पदार्थों को किस पृथक्करण क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पदार्थों को पृथक हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए दही है, दही को हम लोग उस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें से हमें घी निकालना है, मक्खन निकालना है, ठीक है, तो उसे हम लोग को मंथन करके घी निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है चावल से पत्थरों को पृथक करना। देखिए, जैसे मान लीजिए चावल में पत्थर हैं, अगर आप पृथक नहीं करते हैं तो जब आप खाना खाएंगे तो जो चावल के साथ जो पत्थर है वो भी आपके मुंह में चला जाएगा। इसलिए हम लोग किसी भी पदार्थ को मतलब पृथक्कृत करते हैं, जिसके उद्देश्य के लिए हम पृथक्करण करते हैं। देखिए, दो भिन्न परंतु उपयोगी को पृथक करना। ठीक है, आगे बता रहा है पृथक्करण जो है अवयव को हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। जो देखिए जो पत्थर होता है, जैसे हम चावल में से पत्थर जब निकालते हैं तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। अब आगे एक बता रहा है कि मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन। जैसे हमको मक्खन प्राप्त करना है तो उसको हम लोग दूध का मंथन करेंगे। और बता रहा है अनुपयोगी अवयव को दूर करेंगे। ठीक, और फिर बता रहा है हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं उसके बाद, या उसका मट्ठा बनाकर पी जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी दिया है चाय की पत्तियों को पृथक करना, तो ये आप लोग मतलब इसके बारे में जानिएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे साथियों पृथक्करण की जो कितनी विधियाँ होती हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि पृथक्करण की जो विधियाँ हैं यह कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का जो उपयोग है वो हम अपने दैनिक जीवन में करते होंगे। ठीक है, जैसे आपका एक दिया है हस्तचयन, मतलब दिया गया है हस्तचयन, तो इसमें क्रियाकलाप 2 दिया गया है। इसे चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। ठीक है, अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैला दीजिए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्य जो कण हैं, ठीक है, अन्य कण पाते हैं? क्या आप इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न के कण तथा अन्य खाद्य कण इसमें आपको दिखाई देंगे? अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े को, भूसे को तथा अन्य कण को आपको इससे पृथक करना है। ठीक है, तो हस्तचयन से इस तरीके से आप लोग पृथक कर सकते हैं। जैसे बता रहा है कि इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे चित्र 5.3 में दिखाया गया, अभी मैं दिखाता हूँ चित्र आपको। ऐसी अशुद्धि की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में हम हस्तचयन विधि द्वारा इसका पृथक्करण सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों,
यहाँ पर एक बोरी है, ठीक है, और इसमें अनाज रखा हुआ है, ठीक है। और इस अनाज को, एक सेकेंड, देखिए इस अनाज को जो है यह मनुष्य इसको थाली में लेकर एक एक कण को पृथक कर कर देखिए यहाँ पर फेंक रहा है, ठीक है। तो अनाज से पत्थर के टुकड़ों को हस्त चयन द्वारा यह पृथक करके अलग कर रहा है। अब हम लोग दूसरा विधि पढ़ेंगे, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या होती है दोस्तों, चलिए जानते हैं। जैसे हम लोग अपने खेत अथवा खलिहान में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों, सूखे पौधों के गट्ठर देखे होंगे दोस्तों, और सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूल में सुखाया जाता होगा। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्न लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लोग लगे अन्न की संख्या की कल्पना आप कीजिए। किसान अन्न को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 8-10 बीघा खेत, उसमें गेहूँ बो दिया गया, उसकी कटाई हो गई और उसको बोझ भी उसका बना गया। उसके बाद अगर आप सोचिए उसका अगर हाथ से अगर पृथक्करण करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, समझिए बहुत टाइम लगेगा उसको हाथ से पृथक्करण करने में। तो हम लोग उसके लिए एक मशीन आती है थ्रेसिंग का, उसके माध्यम से हम लोग उसको पृथक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिखाया गया है दोस्तों, यह मनुष्य है, ठीक है। ये देखिए हाथ से ही कोशिश कर रहा है अनाजों को मतलब पृथक करने का, लेकिन अगर थ्रेसिंग रहेगा तो इससे जल्दी से जल्दी हम लोग पृथक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगली हेडिंग बता रहा है निष्पावन, ठीक है। निष्पावन क्या होता है, चलिए हम लोग जानते हैं क्या होता है निष्पावन। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए सूखे रेत तथा इसमें क्रियाकलाप 3 दिखाया गया है, इसके माध्यम से हम लोग निष्पावन समझेंगे। जैसे सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण आपको बनाना है। इस मिश्रण को आगे बता रहे हैं, किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र जो होते हैं के ऊपर आपको रखना है। मिश्रण को ध्यान से देखिए आप, क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों के कणों के अमाप समान हैं? क्या हस्त चयन विधि द्वारा आप इन कणों को पृथक करना संभव हो सकेगा? अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में लेकर जाइए तथा किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए। जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा गया है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा थोड़ा सा मतलब टेढ़ा कीजिए, ताकि जो मिश्रण है वो धीरे धीरे नीचे फिसल सके, धीरे धीरे नीचे गिर सके। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए ये औरत है दोस्तों। ये औरत मतलब एक इसके पास मतलब क्या है, भगोना है टाइप का, इसमें अनाज है और कुछ अनाज है और कुछ उसमें मिले हुए धूल कण हैं। ये देखिए दोस्तों स्टूल पर चढ़ी हुई है और स्टूल पर चढ़कर इधर से पंखा उंखा चलाया जाता होगा। यहाँ से जैसे जैसे ये गिरा रही है वैसे वैसे देखिए अनाज यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है, और जो धूल कण हैं उठकर यहाँ पर चले जा रहे हैं। तो जो दोस्तों ये धूल कण पृथक हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर इसको माने तो यह एक तरीके का सूप हो सकता है, और जो भूसा है ये अलग हो जा रहा है, अनाज ये यहाँ पर आ जा रहा है। तो यही दोस्तों ये जो विधि है यही निष्पावन है, ठीक है। अब आगे बता रहा है क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत एवं बुरादे या सूखी पत्तियों का जो पाउडर है एक ही स्थान पर गिरते हैं, या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयवों को पृथक करने में सफल हुई? यह जो विधि है दोस्तों, किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार पृथक करने की विधि ही निष्पावन कहलाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं जो निष्पावन है आप लोग खूब अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे साथियों चालन के बारे में, कि चालन क्या होता है। तो चलिए जानते हैं चालन के बारे में। देखिए दोस्तों, कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है। कभी कभी दोस्तों हम लोग का मन करता है कि आटे से व्यंजन बनाएं। हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चलनी
छन्नी का उपयोग करते हैं तथा इसमें आटा डालते हैं। ठीक है, देखिए ये छलनी द्वारा आटा से मतलब आटा अलग किया जा रहा है और जो इससे बड़े बड़े कण होते हैं, जो अपशिष्ट कण होते हैं, उसको अलग किया जा रहा है। ठीक है, यही चालन विधि है साथियों। तो आशा करते हैं चालन विधि आप लोग खूब अच्छी तरीके से समझे हैं। आटे के देखिए छोटे छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूँ को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चालन के बारे में आशा करते हैं आप लोग खूब अच्छी तरीके से समझे हैं। यहाँ पर देखिए एक फिगर दिखाया गया है। ठीक है, ये फिगर में चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक्कृत किया जाए। जब आप देखे होंगे दोस्तों, घर उर बनाया जाता होगा तो बालू को लोग चालते हैं, तो उसमें से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, वो चलनी के ऊपर रह जाते हैं और जो छोटे छोटे कण होते हैं बालू के, ये अंदर चले जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है क्रियाकलाप 4। तो चलिए जानते हैं क्रियाकलाप 4 क्या होता है। देखिए कक्षा में एक चलनी छन्नी तथा थोड़ा सा आटा घर से लाइए। अगर घर से लेकर जाएंगे स्कूल में तो लोग कहेंगे स्कूल में ही लगता है बसेरा करेगा। ठीक है, तो आप जहाँ मन अपने घर पर ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चालन द्वारा आटे से अशुद्धियों को पृथक्कृत कीजिए। अब चाक का जो पाउडर बनाइए तथा उसको आटे के साथ मिलाइए। इस मिश्रण का चालन कीजिए। क्या हम चालन द्वारा चाक पाउडर तथा आटा को पृथक कर सकते हैं? कैसे हो जाएगा भाई? चालन विधि का उपयोग करके मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी अमापों में अंतर हो को पृथक करने में किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं। ये शायद मतलब एग्जाम में आपके पूछे भी तो अच्छा ही होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे कभी कभी जो मिश्रण के अवयव को निष्पावन अथवा हस्त चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। देखिए आप लोग निष्पावन विधि द्वारा कैसे करना है ये भी खूब अच्छी तरीके से जान गए। हस्त चयन किस प्रकार करना है ये भी समझ गए। ठीक है, इस तरीके से चयन मतलब पृथक करना बहुत संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण जो होते हैं, ठीक है, कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार के अशुद्धियों को कैसे आप पृथक करेंगे? तो यह दोस्तों सोचने वाली बात है। चलिए जानते हैं। जैसे आप मानिए कि प्रायः मकान से पहले चावल या दालों को कैसे धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब आप सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा? ठीक है, चावल या धूल? क्यों? क्या आपने देखा कि बता रहा दोस्तों, क्या आपने देखा कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा जब आप करते हैं करेंगे तो जल के बाहर जब एक गिराया जाता है तो मिश्रण में जल पर मिलने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाते हैं और इस प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब जैसे मान लीजिए जो चावल है आप इसको पकाने से पहले धोते ज़रूर होंगे, तो धोते होंगे तो आप ज़रूर देखते होंगे कि जब आप एक बार चावल को हाथ से पानी में मिलाते होंगे तो उसमें जितने भी हल्के हल्के कण हैं वो सब ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है, और जितने भारी भारी जो कण हैं जैसे चावल है वो नीचे बैठ जाता है, तो उसको फिर पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, और आगे बता रहा है दोस्तों अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। और अब हम आइए ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिससे अवयव को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे मतलब यहाँ पर एक दिखाया गया है मिट्टी एवं जल का मिश्रण। ठीक है, और फिर बताया गया है अगुलित पदार्थ मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर अगुलित पदार्थ मिट्टी है। अब नीचे यह लिख रहा है कि 5.8 में किसी मिश्रण के 2 अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण द्वारा पृथक करना, कि आप किसी 2 मिश्रण को किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यह आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बता रहा है कि नहीं, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होता है। उदाहरण के लिए तेल तथा जल।
को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, यदि द्रव के ऐसे मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे हम लोग निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे मैंने दोस्तों आप लोग को चावल का उदाहरण दिया था वही सेम है। ठीक है, अब बता रहा है कि आइए फिर से ठोस तथा द्रव के मिश्रण पर विचार करें। जैसे चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छन्नी का प्रयोग करते होंगे। आइए निस्तारण विधि का उपयोग करके देखें। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मौजूद जो हैं वह दिखाई देंगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी जो पत्तियां हैं छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं दोस्तों। इसी को फिल्टर करना होता है, जैसे आप लोग के घर में फिल्टर लगा होगा। अब सोचिए चाय जो है चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है, यह आपको सोचकर बताना है। ठीक है, आगे आपका क्रियाकलाप 5 है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बता रहा है। इसमें तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास में थोड़ी मिट्टी मिला दें और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें तथा परीक्षणों को आप लिखिए। ठीक है, क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी नीचे बैठ गई है? देखिए दोस्तों, आप लोग को खूब अच्छी तरीके से पता है कि पानी लीजिए, थोड़ा सा आधी गिलास पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा धूल मिला दीजिए। आधी का 1 लोटा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा 1 मुट्ठी धूल मिला दीजिए और उसके आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ऊपर हल्का हल्का साफ दिखने लगेगा। ठीक है, तो यह इसके बारे में खूब अच्छी तरीके से बताया गया है, इसको आप लोग देखिएगा। अब हम लोग अगली हेडिंग पर चर्चा करते हैं वाष्पन के बारे में। क्या होता है वाष्पन, चलिए चर्चा करते हैं। देखिए साथियों, एक बीकर में थोड़ा सा इसमें क्रियाकलाप 6 में क्रियाकलाप के माध्यम से बताया है वाष्पन को। जैसे इसमें एक बीकर में थोड़ा सा जल लेना है और जल लेकर इसमें 2 चम्मच नमक डालना है तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप बता रहा है, एक सेकंड, क्या आप इसमें कोई परिवर्तन देखते हैं? इसमें बता रहा है क्या आप इसमें कोई परिवर्तन देखते हैं? अब देखिए दोस्तों, हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। ठीक है, 5.11 जल को उबालकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? देखिए दोस्तों, इसको आप करेंगे तो आप देखेंगे बीकर में क्या बचेगा। जैसे नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। तो चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या बचता है। ठीक है, देखिए हम क्रियाकलाप जो है क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। देखिए, अगर आप एक बीकर में जल लेंगे कुछ मात्रा में और थोड़ी मात्रा में जैसे 2 चम्मच आप नमक डाल देंगे और नीचे से आग लगा देंगे, जैसे गैस पर रख देंगे, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे दोस्तों नमक का ढुक्का ये आपके पास बचेगा। ठीक है, यही जो विधि होती है दोस्तों, यही वाष्पन होती है। जल वाष्प के माध्यम से उड़ जाता है। ठीक है, जल को उसके वाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ये देखिए परिभाषा वाष्पन की है, जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया ही वाष्पन कहलाती है। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पन कहलाता है। जल पर जहाँ जल होता है वाष्पन भी वहाँ निरंतर होती रहती है। आप लोग देखे होंगे समुद्रों का जल कभी कभी वाष्पित होता रहता है और कभी कभी जब बारिश होती है तो कभी कभी आप लोग देखा ही होंगे कि उसके साथ छोटी छोटी मछलियाँ गिरती हैं। ये वाष्पन का एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पर आप लोग अपने हिसाब से विचार करिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग पर। ये बता रहा है कि पृथक्करण की एक विधि से अधिक विधियों का उपयोग। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ दिखाया गया है कि समुद्रों द्वारा नमक प्राप्त करना, कि समुद्रों के माध्यम से हम नमक कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ खाना दोस्तों बना दिया गया है।
जब खाना खाना बना दिया गया है तो इसमें क्या होता है कि जो जल है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, और जो उसके जल में घुले हुए कण होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर रह जाए। ये दोस्तों एक खाने योग्य नहीं होता है। इसको मशीन में खूब फिल्टर किया जाता है, तब यह खाने योग्य बनता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया, जैसे वाष्पन, ठीक है, हस्तचालन, तमाम ऐसी विधियाँ हैं जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ा है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित भिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक ही विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम जो हैं एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। कभी चलनी का, तो कभी मतलब जल को वाष्प में बदलना, वाष्पन की विधि द्वारा अलग करते हैं। इसके बाद आपका क्रियाकलाप 7 है दोस्तों, ठीक है। इसमें बता रहा है कि नमक और रेत का आप मिश्रण लीजिए, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हमने पहले भी यह देखा है कि हस्त चयन विधि द्वारा इसे पृथक करना जो है व्यवहारिक नहीं होगी, ठीक है। हमने अभी पहले क्रियाकलाप में पढ़ा कि इसको पृथक करना एक तरीके से आपके लिए असंभव है। इस मिश्रण को बीकर में रखना है, ठीक है, तथा इसमें कुछ जल मिलाइए और इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए जो है एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत जो है बीकर की तली में बैठ जाता है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण द्रव में क्या है, क्या आप सोचते हैं कि इस जल में, ठीक है, वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था, ठीक है। आगे बता रहा है दोस्तों, अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए आप चुपचाप शांति से, और कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए और नीचे से आग लगा दीजिए ताकि वो खूब बढ़िया से गर्म हो। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखेंगे। अरे भैया, गर्म करेंगे तो उसमें भाप नहीं निकलेगी, क्या निकलेगा, भाप ही निकलेगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए चाय बनाई जा रही है, ये नीचे से गैस जलाया जा रहा है और यहाँ पर देखिए भाप निकल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भाप निकल रही है दोस्तों, ये देखिए जो भाप निकल रही है, इसमें से जो अभी जो द्रव है दोस्तों, ये जो भाप के बनकर जो उड़ रहा है, ये ठंडा होगा, देखिए नीचे गिलास में फिर पानी की बूंदों के हिसाब से गिर रहा है, ठीक है। वाष्पन तथा संघनन, ठीक है। जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, और वर्षा होकर पुनः वापस धरती पर गिरना संघनन कहलाता है, ठीक है। भाप का जल में बदलना संघनन कहलाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग खूब अच्छी तरीके से समझे होंगे। आशा करते हैं कि यह जो वाष्पन और संघनन है बहुत सिंपल है, यह आप लोग चाहेंगे तो अपने से कर सकते हैं। अब हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं दोस्तों, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। जो जल है वो किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, हम लोगों ने अध्याय 4 में, अगर वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर चुपचाप देख लीजिए, ठीक है, शांति से, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे बताया गया है कि अध्याय 4 में हमने पाया कि पदार्थ जो है, कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन अध्याय को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। देखिए, इसको क्रियाकलाप 8 में खूब अच्छी तरीके से बताया गया है, ठीक, इसको आप पढ़िएगा। इसमें एक संतृप्त विलयन है, तो इसको हम लोग पढ़कर खूब अच्छी तरीके से देखते हैं क्या होता है। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक कुछ विलेड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलेड़ित कीजिए। इस प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक जो है वो मिलाते तथा विलेड़ित करते जाइए। अब देखिए, आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कुछ चम्मच नमक भर मिलाने के बाद आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है
और बीकर की जो तुलना है, बीकर की जो तली है, ठीक है, में बैठ जाता है, ठीक है। यदि हाँ तो इसका अर्थ है कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन जो है संतृप्त विलयन कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक फिगर दिखाया गया है, नमक को जल में घोलना, कि नमक को जल में जैसे यहाँ पर आधी गिलास पानी आप ले लीजिए, थोड़ा सा नमक लीजिए, इसको इसमें मिला दीजिए और चम्मच से घोल दीजिए, तो नमक का मिश्रण तैयार हो जाएगा। आगे इसी प्रकार क्रियाकलाप 9 है, ये आप लोग खुद पढ़िएगा, ठीक है। और इसके बाद एक क्रियाकलाप और है, क्रियाकलाप 10, ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। 2 क्रियाकलाप मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग पढ़िएगा। और अध्याय 4 वाली जो वीडियो है उसको आप लोग जाकर देखिएगा, और उसमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, ठीक है। यह दोस्तों जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त हो जाता है। टोटल 9 प्रश्न इसमें हैं, और जो 9 नहीं टोटल 10 प्रश्न हैं, ठीक है। 10 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे खूब अच्छी तरीके से। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी हम लोग नई नई वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।